Hello everyone, welcome back to another video of LPG. This is me, अंबिका। जो हम अपना थर्ड चैप्टर कर रहे हैं ये उसका फिफ्थ पार्ट है। और जो हमारी आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा आउटसोर्सिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट टॉपिक इज़ अवर आउटसोर्सिंग। अब ये आउटसोर्सिंग क्या होता है? आउटसोर्सिंग मतलब होता है कि जो हमारा रूटीन वर्क है उसको बाहर से करवाना। जब का डेली वर्क है बाहर से या बाहर की कंट्री से करवाना। इसका मीनिंग देख लेते हैं एक बार हम। आउटसोर्सिंग का मीन्स होता है अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज, which was previously provided internally or from within country। इसे मतलब क्या होता है कि जो कंपनी जो होती है वो हायर करती है बाहर वालों को, एक्सटर्नल सोर्सेज से काम करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरी कंट्री से काम करवाती है, जिसे पहले वो खुद कर रही थी या फिर अपनी कंट्री के अंदर कर रही थी। अब किस तरह का काम करवाते हैं हम? जैसे कि लीगल एडवाइस हो गया, और रिकॉर्ड कीपिंग हो गया, रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन करनी हैं, और कंप्यूटर सर्विस हो गई, क्लिनिकल एडवाइस हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गई, बुक ट्रांसक्रिप्शन हो गया। बुक ट्रांसक्रिप्शन मीन्स होता है अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखना एक्सेट्रा। जो इस तरह के काम जो है वो बाहर से करवाना, उसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। अब जैसे कि हमारा इंडिया है, इंडिया हैज़ बिकम अ फेवरल डेस्टिनेशन ऑफ आउटसोर्सिंग फॉर मोस्ट ऑफ द MNCs। MNCs क्या होते हैं? मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं। इनको लगता है कि हमारे जो छोटे काम है, हम जो काम कर रहे हैं, अब हमें बैंक से रिलेटेड कुछ काम है, या हमें कुछ लीगल एडवाइस देनी है, हमें कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो ये हम जो अपना जिससे भी करवाएंगे उसके लिए जिस कंट्री को इन्होंने देखा वो देखा कि इंडिया जो है वो बेस्ट है, बेस्ट कंट्री है। क्यों इंडिया को बेस्ट क्यों मानते हैं? बिकॉज ऑफ लो वेजेस रेट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर। मीन्स एक तो यहाँ की जो मैन पावर है इंडिया की वो लो वेज पे काम करने को तैयार हो जाती है, और दूसरा उनको एजुकेटेड मैन पावर मिल जाती है, सस्ते कामों में उनका काम हो जाता है। इसलिए उनको लगता है कि इंडिया जो है वो बेस्ट है, हमारा ये काम जो है वो अपना इंडिया से करवा लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनीज हो गई, BPO है, कॉल सेंटर, इनके बारे में मैंने बहुत पढ़ा है। अब हमें जैसे अपना कोई भी हम प्रोडक्ट लेते हैं या उससे रिलेटेड हम कहाँ फ़ोन करते हैं? अपने कॉल सेंटर में तो फ़ोन करते हैं। वहाँ पे हम जिन पर्सन्स को फ़ोन करते हैं वो हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं कि अगर आपको यूज़ करना है इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं, कुछ ख़राब हो गया या क्या है। अगर हमें कोई कंप्लेन है तो वहाँ फ़ोन करते हैं तो वो एकदम से आ जाते हैं। तो हमें प्रोडक्ट्स की सर्विसेज, प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विस इंफॉर्मेशन है, ये सब हमें इनके थ्रू ही मिलती है। अब पता है कि जी आउटसोर्सिंग की जो है हमने कहा कि चलो इंडिया से करा लेते हैं, लेकिन इंडिया में भी कंपनीज हैं जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि जेनपेक है, BPO है, विप्रो है, बहुत फेमस है, इन्फोसिस है, एसेट्रा है। ये सब हमारी इंडिया कंपनीज हैं जो हमें आउटसोर्सिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती हैं दूसरी कंट्रीज़ को। जो आउटसोर्सिंग का जो वर्क जो है हमारी MNCs क्या करती हैं, ये बाहर से कराती हैं। बाहर से कराती है तो उनको क्या फ़ायदा होता है? यहाँ अपने यहाँ क्यों नहीं कर लेते? अपने यहाँ करेंगे तो पैसा भी बचेगा उनका। तो हम रीजंस देखते हैं कि जो हमारी MNCs जो हैं अपना आउटसोर्सिंग का जो है अपने कुछ जो रूटीन के वर्क हैं वो बाहर से कराती हैं। क्यों कराती हैं? एक तो उनका टाइम सेव हो जाता है। हर एक बंदा जो होता है वो हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता। अब कोई चीज़ हमें नहीं आती है, अब मान लो IT सेक्टर है, अब उसको ये नहीं आता होगा कि अगर हमें बैंक का रिकॉर्ड रखना है या रिकॉर्ड कीपिंग रखनी है, ये थोड़े काम है, तो इससे क्या होगा, उनका टाइम सेव होगा। तो वो सोचते हैं बाहर से करा लें। हर एक बंदा हर एक चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता है, और जब वो जिस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होता वो काम सोचते हैं कि हम बाहर से करा लेते हैं, हमारा टाइम भी सेव होगा। टाइम सेव होगा, वर्क डन एट लो वेजेस। इंडिया से कराते हैं तो उनको लो वेजेस पे उनका काम हो जाता है, स्किल्ड मैन पावर, एजुकेटेड मैन पावर मिल जाती है। अब इंडिया वाले ये काम करने को क्यों तैयार हो जाते हैं? इंडिया को क्या फ़ायदा होता है? इंडिया को ये फ़ायदा होता है, एक तो उनको जॉब मिल जाती है। जॉब मिल जाती है तो उनके पास पैसा आ जाता है। पैसा आ जाता है तो उनका क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो वो भी इंप्रूव होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है और जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनको फुलफ़िल कर पाते हैं। इंडिया वालों को ये फ़ायदा होता है, इसलिए वो ये सब काम करने को तैयार हो जाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको हम बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? इट इज़ स्टैब्लिश बाय द, ये हमारा वो जोन होता है स्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट, जो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज़ के हिसाब से इसको स्टैब्लिश किया गया है हमारी गवर्नमेंट ने। अब जो फैसिलिटीज़ हमारी जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो इनवाइट कर सके MNCs को कि वो हमारे यहाँ आए, उनके लिए ऐसे जोन्स बना देती है, वहाँ पे जाके इंडस्ट्रीज़ लगाए और हमें भी फ़ायदा और उनको भी फ़ायदा हो। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड करी थी, जैसे कि हर टाइम पानी आ रहा है, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कभी नहीं जा रही है, रोड्स बहुत अच्छे से बनी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इससे क्या है कि अगर वो हमारे यहाँ के प्रोडक्शन करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जी आपको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना।
आप जितको जितनी प्रोडक्शन करनी है आप करो, हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे 5 ईयर्स तक। फ्लेक्सिबल लेबर लॉस थे, मींस जो लेबर जो थी यहाँ पे लेबर जो थी वो चीप रेट पे मिल जाती थी इनको, और इधर कि आपको जो भी लेबर्स को जो भी रेट देना है आप अपने अकॉर्डिंग उसके जो रेट्स जो उनको रख सकते हैं। तो उनको लगा कि यार इंडिया में आके तो बहुत फ़ायदा है, तो इसलिए जो है उन्होंने इंडिया में आके इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। तो इंडिया में आ रहे थे वो इन्वेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो, जब जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज़ ही हम स्टैब्लिश कर सकें। ये था हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऐसे जोन्स बनाना जहाँ पे हम एमएनसीज के लिए इंडस्ट्रीज़ को डेवलप कर सकें। फिर अब आता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या था कि अब हमें पता है ट्रेड का मतलब क्या होता है कि बिजनेस करना, इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, ये सब बात हमारे ट्रेड में आता है। जब 2 और 3 कंट्रीज़ जब वो आपस में ट्रेड कर रही थी, तो ये भी था चांसेस थे कि उनके झगड़े हो जाए बीच में। तो ये था कि अगर उनके बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तब कौन आएगा, ऐसी कौन उनको आके सॉल्व करेगा। तब इन सबको ध्यान में रख के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम है गेट। गेट की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अब जो हमारा ये गैट जो है वो हमारा कब स्टैब्लिश हुआ था? 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। और उस टाइम पे इसके अंडर जो थी वो 23 कंट्रीज़ थी जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था कि हम गैट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और हम इसी के अंडर अब हम ट्रेड करेंगे। तो अब गैट का जो है वो काम क्या था उसका? टू सुपरवाइज ग्लोबल ट्रेड विदाउट एक्सप्लॉयटेशन एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। मतलब ये था कि सब लोग आपस में ट्रेड करो, हम ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती थी उसको देखती थी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना था, और ये था कि कोई भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेगा, ये इसका काम था। पर क्या हुआ कि जो हमारी गैट तो आ गई, बट ये ना इतनी पावरफुल नहीं थी, कोई भी कंट्री जो है इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करना था। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, अगर मान लो ट्रेड के ऊपर किसी कंट्री के बीच में डिस्प्यूट हो जाए तो उसको सॉल्व नहीं कर पा रही थी। तो हमने सोचा कि यार ये तो काम नहीं कर रहा है हमारा, तो इसीलिए इसको रिप्लेस करके हमारा WTO आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टैब्लिश हुआ था? ये हमारा 1 जनवरी में आया 1995 में। मतलब इसका काम था कि वो ग्लोबल ट्रेड को सुपरवाइज करें विदाउट एक्सप्लॉयटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, प्लस डिस्प्यूट्स मीन्स जो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं 2 कंट्रीज़ के बीच में, ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में, उनको सॉल्व करता है। दिस इज़ कॉल्ड द, इसको हम क्या करते हैं गैट का सक्सीजर मान के चलते हैं। मतलब गैट हमारा इतना सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सक्सीजर ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर क्या है 164 मेंबर्स हैं, और जो इसका हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ है? जेनेवा में, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अभी आता है कि WTO एग्रीमेंट जो है वो कवर करता है किस चीज़ों को? चाहे आप बायलैटरल ट्रेड करो, मल्टीलेटरल ट्रेड करो। बायलैटरल ट्रेड मीन्स जो ट्रेड 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है, और मल्टीलेटरल ट्रेड क्या होता है? मोर देन 2 कंट्रीज़, अगर ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, ये उन सबको भी हैंडल करता है ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी सुपरवाइज करती है। ये रिमूव कर दिया टैरिफ बैरियर्स को। मीन्स हम क्या करते हैं कि जैसे पहले क्या है, अगर हम बाहर से हमें इंपोर्ट करना है कुछ तो उस पर टैक्सेस लगा देते थे, लेकिन क्या किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिमूव कर दिया टैरिफ को, कि मीन्स अगर आपको बाहर से कुछ भी इंपोर्ट करना है तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। रिमूव किया टैरिफ्स को भी, टैरिफ बैरियर्स को भी, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स को भी। नॉन टैरिफ बैरियर्स को मीन्स कि आपको बाहर से कितना एक्सपोर्ट करना है, आपको बाहर से कितना इंपोर्ट करना है, इसकी एक अमाउंट जो है फिक्स कर दी। पहले आप ये था कि आप एक लिमिट में मंगवा सकते हो, कि आपको एक्सपोर्ट करना है एक लिमिट में करना है, आपको बाहर से मंगवाना है इंपोर्ट करना है वो भी एक लिमिट में करना है, लेकिन अब इन सबको हटा दिया। जो हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है इट प्रोवाइड्स या इट्स डील ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। बायलेटरल ट्रेड कर सकते हैं हम, मल्टीलेटरल ट्रेड कर सकते हैं, और रिमूव कर देता है बैरियर्स होगा, टैरिफ बैरियर्स, टैक्सेस को हटा दिया, एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स मीन्स आपको कितना इंपोर्ट करना है, कितना आपको एक्सपोर्ट करना है, इन सबको उसने रिमूव कर दिया। हमारे जो फंक्शंस जो हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला फंक्शन क्या है? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू रिमूवल ऑफ टैरियर एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। मीन्स आप इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी कंट्री के साथ आप ट्रेड कर सकते हो, कोई टैरिफ बैरियर नहीं होगा, नॉन टैरिफ बैरियर्स नहीं होगी, इन सबको रिमूव कर देता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश, ये रूल बेस्ड होगा, आपको जो रूल्स हम बनाएंगे उनको फॉलो करना होगा। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप ट्रेड कर सकते हो, बट इट इज़ रूल बेस्ड एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स सो दैट आपका जो है ट्रेड जो है वो अच्छा हो। टू अलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, आपको जितनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपको जितनी प्रोडक्शन करनी है, जितनी बढ़ानी है उतनी बढ़ा सकते हो, कर सकते हो। टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से बेस्ट यूटिलाइज करो, वेस्टेज मत करो, ऑप्टिमम यूटिलाइज करो। जो भी आपको रिसोर्सेज अवेलेबल है जिससे आप उसका रिसोर्स का यूज़ कर सकते हो वैसे करो। टू प्रोटेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट, अब ये क्या होता है टू प्रोटेक्ट करना बिजनेस एनवायरनमेंट को?
इसका मतलब ये होता है कि मीन्स अगर जैसे टाइम पे कंट्री को इन्फॉर्म कर दिया, सडनली चेंजेस आ गया, एकदम से अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्या रीज़न है, उसके बारे में इंडस्ट्रीज़ को पर्टिकुलरली इन्फॉर्म करती है कि आपकी जो इंडस्ट्रीज़ आपके साथ अब ऐसा हो रहा है, आप ऐसा हो रहा है, आप इसको चेक करो, देखो, इसको रेगुलर मॉनिटर करती रहती है, ये टाइम पे इन्फॉर्म करती है। तो ये तो सारे इसके फंक्शंस थे हमारे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो आज की जो हमारी क्लास में उसमें पढ़ा आउटसोर्सिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन गैट, हमने इसके बारे में पढ़ा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जो मैंने आपको कंटेंट पढ़ाया है, इसके नोट्स का जो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें पढ़ेंगे कि हमारे क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या हमारे फेलियर्स हैं एलपीजी पॉलिसी की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।